अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। 2024 पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 और 6 का कॉम्बिनेशन है। चैप्टर 6 में से तकरीबन 14 मार्क्स का पेपर है और चैप्टर नंबर 8 में से 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है और 2 इसमें से MCQ होंगे। अब जो अगर फ़र्स्ट पेज देखा जाए, फ़र्स्ट पेज में एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का आपने डिफरेंस बताना है। ठीक है, सारी डिटेल आपने नहीं करनी, जस्ट इनकी डिफ़ाइन करें, एग्जांपल बताएं। रिवर्सिबल रिएक्शन को किस साइन से शो किया जाता है, इरिवर्सिबल को किस साइन से शो करते हैं, यही आप इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट इसकी डिफ़ाइन करें और साथ में ये ग्राफ बना दें। और इसके साथ आपके पास पूछा हुआ है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का डिफरेंस है, वो आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। आगे नेक्स्ट है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की स्टेटमेंट, और ये लॉ कब दिया गया था, 1864 में। ठीक है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप सारी नहीं करें, डेरिवेशन में एक फ़र्स्ट एग्जांपल लिख दें और साथ में इसका जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन शो किया हुआ है वो आप लिख सकते हैं शॉर्ट के लिए। अगर ये आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसके साथ ये आपको लिखना पड़ेगा कैसी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डिफ़ाइन शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है कि इक्वेशन दी होगी कि इसके यूनिट्स क्या हैं इक्वेशन के, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर पेपर में N2 और 3H2 के इसके यूनिट्स आए हुए हैं MCQ के लिए। एग्जांपल नंबर 1, इस चैप्टर में से ना आप थ्योरी का क्वेश्चन नहीं करेंगे, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और एग्जांपल नंबर 1 जो है ये 2014 में एक दफ़ा न्यूमेरिकल आया था, उसके बाद ये न्यूमेरिकल नहीं आया है। नेक्स्ट आपके पास ना केसी के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें भी जस्ट आपने थ्योरी नहीं करनी है, डायरेक्ट आप उनके मैथमेटिकल फॉर्म से उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर नहीं होता है। और इसी तरीके से डीकम्पोजिशन ऑफ NO2, इनके भी एक्सप्रेशन आपने करने हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि KP और KC एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, उसमें आपने इक्वेशन बतानी है और आगे इनमें बता देना कि इक्वेशन के अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जांपल नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफ़ी रिपीट होता है ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में जितनी छोटी स्टेटमेंट वो न्यूमेरिकल उतना ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ केसी टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ली शेटलियर प्रिंसिपल, इसकी स्टेटमेंट शॉर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस ऑफ बिस्मुथ क्लोराइड आपने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू ली शेटलियर प्रिंसिपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपके पास इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है। आगे अफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट देखी जाए, इसकी एप्लीकेशन पूछी हुई है। हेबर्स प्रोसेस के दौरान हम अमोनिया बनाते हैं, कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इक्वेशंस दी होंगी, आपसे अफेक्ट पूछा जाएगा। प्रेशर का अफेक्ट बता दें अकॉर्डिंग टू डी शेटलियर प्रिंसिपल। अगर अमोनिया की अमाउंट बढ़ानी है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करता है या एंडोथर्मिक को फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू डी शेटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ये इस तरीके से इन पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप इसको लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज कितनी है, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रेशर कितना यूज़ हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरीके से आपके पास है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जो है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में भी टेम्परेचर की रेंज, कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया हुआ है, ये याद करेंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसकी डिफ़ाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफ़ाइन में, और ये लास्ट वाला है डिफ़ाइन के साथ साथ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद करने हैं, ये MCQ के लिए। pH एंड POH, इसका भी डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको दिया कब गया था, और नेगेटिव लॉग जो है हाइड्रोजन का pH कहलाता है, इसी तरीके से डिफ़ाइन है। ये पेज जो है वो MCQ के लिए आपने लर्न करना है कि pH की वैल्यू 7 की इक्वल है, सोल्यूशन कैसे होगा, ये सारा MCQ है। ठीक है, pKw की वैल्यू आती है शॉर्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल है, टेबल में जो आई हुई हैं वो गैस्ट्रिक जूस है, विनीगर है, सलाइवा है, मिल्क है, रेन वाटर है और प्योर वाटर, इसकी लाजमी याद करें, 7 होती हैं न्यूट्रल। आगे है KA और KB, KA की डिफ़ाइन करें सिर्फ, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कर दें, ये वर्डिंग आपको याद करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिफ़ाइन करें और साथ में इसका एक्सप्रेशन। और इसी तरीके से ये KA की इम्पोर्टेंस क्या है, ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, MCQ के लिए भी। और परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन की कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आप याद करेंगे, ये वैल्यूज़ आपने नहीं याद करनी है।
नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। लास्ट टाइम आपके पास ये न्यूमेरिकल आया था, इस चैप्टर में से लास्ट टाइम भी न्यूमेरिकल था और इस बार भी न्यूमेरिकल है। एग्जांपल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें एसिटिक एसिड के आयोनाइजेशन के बारे में डिटेल बताई हुई है, ये भी जस्ट आप इतना करेंगे, आगे इसका जो पैराग्राफ में बताया हुआ है वो आप नहीं करेंगे। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस के भी ये सेम के एक ही तरह है, दोनों की डिफ़ाइन आप करें। बाकी इसमें के भी जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्ट्रेंथ ऑफ बेस है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ के बी, वीकर क्या होगी बेस। उसके बाद पी के ए पी के बी, इसकी भी जस्ट डिफाइन ये इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ आप ये याद कर लें, किसी भी चीज़ का नेगेटिव लॉग लेंगे तो उसके साथ आपने पी लगा देना है। आगे नेक्स्ट आपके पास ये पैराग्राफ है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पी के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड की नेचर कैसी होती है, और इसके बाद ये प्रूव आता है कि प्रूव करना है पी के और पी के बी किस तरीके से पी के डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ए मल्टीप्लाई के बी किसके इक्वल है, के डब्ल्यू के, फिर आगे सारी ये मैथमेटिकल सॉल्व करें। नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है पोर्शन, और उसके बाद है कॉमन आइन इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफ़ाइन करें और NaCl वाली आप एक एग्जांपल कर लें, ठीक है। ये आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, डिफ़ाइन के साथ एग्जांपल तो लिखनी पड़ती है। हाउ NaCl कैसे आप उसको प्यूरीफाई करते हैं कॉमन आइन इफेक्ट के साथ, तो उसमें आप ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे, और नेक्स्ट वाली ये लाइन भी आपको लिखनी पड़ती हैं। आगे कुछ और भी एग्जांपल्स ही हुई हैं, बस अगर आप एक ही एग्जांपल कर लेते हैं वो होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल्स हैं कॉमन आइन इफेक्ट की। जो एप्लीकेशन है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में, यानी सॉल्ट एनालिसिस की स्टडी करते हुए और बफर सोल्यूशन बनाते हुए भी हम इसे यूज़ करते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। आगे ये जो एग्जांपल्स हैं वो भी इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन लास्ट वाली लाइन जो है वो आप लास्ट में लर्न करें डिफ़ाइन के साथ। आगे है बफर सोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। बफर सोल्यूशन की डिफ़ाइन क्या है, बफर सोल्यूशन को बनाते किस तरीके से हैं, बफर सोल्यूशन की टाइप्स क्या हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर में क्या फ़र्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट है जी वाई डू वी नीड बफ़र, बफ़र क्यों चाहिए, बफ़र की एप्लीकेशन पूछें तो आपने यही मेंशन करना है, और बफ़र का एक्शन कैसे है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है हेनड्रीसन इक्वेशन। हेनड्रीसन इक्वेशन में भी सारी डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसकी हेनड्रीसन इक्वेशन की वैल्यू याद रखें। पीएच एसिड्स के अकॉर्डिंग हेनड्रीसन इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एक दो लाइनें इसकी याद कर लें कि हेनड्रीसन इक्वेशन से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, बाकी आप ये इसमें से कुछ भी नहीं करेंगे। हेनड्रीसन इक्वेशन फॉर एसिड एंड हेनड्रीसन इक्वेशन फॉर बेस, ये आपको लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है एग्जांपल नंबर 5 है, अगेन वही बात, जो छोटी स्टेटमेंट न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये तमाम न्यूमेरिकल ही इसके बहुत आसान है और छोटी स्टेटमेंट है। एग्जांपल नंबर 3 जो है वो थोड़ी लेंथी है उसकी स्टेटमेंट। बाकी है बफ़र कैपेसिटी की सिर्फ डिफ़ाइन करें और इसमें से सारी डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में भी आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की डिफ़ाइन याद करें, और इसके बाद है जितनी कम के एसपी की वैल्यू होगी सॉल्ट की डिसोसिएशन उतनी कम होती है। एमसीक्यू के लिए आप लर्न करेंगे। उसके बाद ये 2-3 एग्जांपल बताई हुई हैं, आप एक एग्जांपल से उसको हल कर सकते हैं, चाहे लेड क्लोराइड की एग्जांपल यूज़ करके कर दें, चाहे लेड सल्फेट की कर दें, ठीक है। ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपने इसके एक्सप्रेशन लिखने हैं, दोनों में से कोई एक एग्जांपल कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन नहीं करनी है। इसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 6 पे आ जाएं। एग्ज़ाम्पल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद है एग्ज़ाम्पल नंबर 7, बाकी ये भी आपने नहीं करना है, एग्ज़ाम्पल नंबर 7 भी आपने करनी है। और इसके बाद ये अफेक्ट ऑफ कॉमन आइन ऑन सॉलिबिलिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी आप ये सारी डिटेल ना करें, आप जैसे इसका फर्स्ट लाइन कर लें कि कॉमन आइन जो है वो सॉलिबिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, आगे ये इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज के एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बहुत रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर 3, 2.7 और 5 वाला एमसीक्यू, ठीक है। और अगर हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, इसमें आपने के के एक्सप्रेशंस लिखने हैं, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक्सप्रेशन लिखने हैं आपने केसी, लेकिन वॉल्यूम के टर्म में लिखने हैं, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स पीछे सॉल्व की हुई हैं, एक आपको तरीका आना चाहिए, सारे खुद ही सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसके तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे सी वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिबिलिटी ऑफ ग्लूकोज।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, जस्टिफिकेशन इंक्रीज ऑफ एनी प्रोडक्ट। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, और ए पार्ट वही है जो पीछे बता दिया, डिफ़ाइन और इसका रिलेशनशिप आपने बताना है। 12 का ए पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें बफर सोल्यूशन और सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड जो है वो एसिडिक बफर देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे। बाकी इसमें अगर न्यूमेरिकल देखे जाएँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। और लास्ट टाइम एक ये न्यूमेरिकल भी आया हुआ था सेकंड टाइम में, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के भी ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्ट्स पूछें आपसे, कोई एक पूछ सकते हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए न्यूमेरिकल की, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 22, इसके कोई से 2 पार्ट्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के भी 2 पार्ट हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ए वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 8 की डिटेल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।